हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई ऋषभ कुमार अगेन वेलकम यू ऑन आवर चैनल एडुजीवा। तो हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं? वी आर डिस्कसिंग क्लास 9 पॉलिटिकल साइंस और उसमें हम लोग चैप्टर व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें पिछले क्लास में वी हैव डिस्कस्ड दिस पार्ट व्हाट इज डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी क्या है, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया है। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाई डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी क्यों, डेमोक्रेसी की क्यों क्यों जरूरत है, डेमोक्रेसी क्यों होना चाहिए, या फिर डेमोक्रेसी क्यों एक बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, उसी के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो स्टडी करने से पहले आप लोग खुद एनालाइज किए होंगे कभी कभी, या फिर आप लोग खुद सोचना कि डेमोक्रेसी अच्छा है या नहीं है। तो क्या होगा, बेसिकली दो तरह के तर्क दिए जाएंगे, दो तरह के आर्गुमेंट दिए जाएंगे। कभी भी हमारे डिबेट होता है या फिर कभी भी आर्गुमेंट देते हैं तो दो तरह के आर्गुमेंट देते हैं। वन इज फॉर आर्गुमेंट एंड वन इज अगेंस्ट आर्गुमेंट, मतलब पक्ष की बात और विपक्ष की बात। तो हमें क्या करना है, हमें दोनों देखना है कि डेमोक्रेसी के विपक्ष में यानी डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में कौन कौन सी बातें रखी जाती है जनरली, और डेमोक्रेसी के पक्ष में यानी फॉर द डेमोक्रेसी कौन कौन सी बातें रखी जाती है। तो नाउ लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक, दैट इज आर्गुमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में कौन कौन सी बातें रखी जाती है। तो आप लोग को सोच के लग रहा होगा, देखिए कि यार हमारा डेमोक्रेसी है, यहाँ पे नेता बदलते रहते हैं, हमारे रूलर्स जो हैं वो हर एक 4-5 साल पे 5 साल पे बदल जाते हैं, या फिर चेंज फ्रीक्वेंटली चेंज होते रहते हैं। इससे क्या होगा, कोई डिसीजन किसी नेता को लेना था, किसी रूलर को या फिर पार्लियामेंट को लेना था, सपोज पार्लियामेंट को कोई जो गवर्नमेंट बनाया उन्होंने, उनको एक डिसीजन लेना था, उन्होंने कोई डिसीजन ले लिया, तब तक में इलेक्शन आ गए और उनका सरकार अब चेंज हो गया, गवर्नमेंट चेंज हो गई, अब सत्ता पावर किसी दूसरे के हाथ में आ गई। इससे क्या हो सकती है, हमारी पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी आ सकती है। ये सही बात है, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी तो आ ही सकती है ना। और डिसीजन लेने में क्या हो सकता है, जो डिसीजन पहले की सरकार ने लिया था हो सकता है इन्होंने डिसीजन उस डिसीजन को ना माने, तो इससे क्या हुआ, हमारा पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी आया। तो कोई लोग इसके अगेंस्ट में, डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में क्या आर्गुमेंट पहला हो गया हमारा, इट क्रिएट्स इनस्टेबिलिटी बाय चेंजिंग इट लीडर्स फ्रीक्वेंटली। क्या हो गया कि हमारे पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी आई, क्यों, क्योंकि यहाँ के रूलर्स या लीडर्स बार बार चेंज हो रहे हैं। ये और क्या क्या हम लोग सोच सकते हैं कि हमारा डेमोक्रेसी मतलब करप्शन, भ्रष्टाचार, ये सारी चीजों से हम लोग डेमोक्रेसी को कभी कभी देखते हैं कि डेमोक्रेसी में भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है, यहाँ नेता चुन के जाते हैं, वहां भ्रष्टाचार करते हैं, बाकी सारी चीजें करते हैं। तो ये हमारा अच्छा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है। लेकिन भैया करे क्या हम लोग, किसी राजा को बैठा दे क्या, किसी तानाशाह को बैठा दे क्या? अगर तानाशाह की बात करें यानी डिक्टेटर की बात करें, वो तो सबसे ज्यादा हमारे करप्ट होते हैं। जब हिस्ट्री में अगर पाया गया है कि हमारे डिक्टेटर आर द मोस्ट करप्ट पर्सन, सबसे करप्ट पर्सन होते हैं। तो यहाँ से हमारा आर्गुमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी का पहला हमारा क्लियर हो जाता है। दूसरा हम क्या कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट पावर प्ले एंड पॉलिटिकल कंपटीशन। यहाँ सत्ता का खेल होता है, यहाँ लोग पावर के लिए लड़ते रहते हैं, हमेशा पावर के लिए compete करते रहते हैं, पावर के लिए कंपटीशन करते रहते हैं, और उसमें मॉरलिटी की कोई बात नहीं है, नैतिकता की कोई बात नहीं है। उस पद तक पहुंचने के लिए, उस पावर तक पहुंचने के लिए, उस सत्ता तक पहुंचने के लिए लीडर्स कहीं कुछ भी कर लेते हैं, जो मन वो कर सकते हैं, कुछ भी लेवल तक पहुंच सकते हैं, उसमें कोई भी मॉरलिटी वाली बात नहीं बच जाती है, अलग अलग तरह के पैतरे आजमाते हैं। तो यहां से हमको लगेगा कि डेमोक्रेसी में मॉरलिटी वाली कोई भी बात नहीं है। दिस इज द सेकेंड आर्गुमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के अगेंस्ट सेकेंड आर्गुमेंट दिया जाता है। फिर थर्ड आर्गुमेंट क्या कहता है हमारा, सो मेनी पीपुल हैव टू बी कंसल्टेड इन अ डेमोक्रेसी दैट इट लीड्स टू डिले। अब क्या होता है हमारा डेमोक्रेसी में, डेमोक्रेसी में हमारे रिप्रेजेंटेटिव चुन के जाते हैं, हम लोग अपने नेताओं को, अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुन के भेजते हैं और वो हमारे लिए डिसीजन लेते हैं। लेकिन हम लोग बहुत सारे नेताओं को एक साथ चुन के भेजते हैं, अलग अलग रीजन से हमारे नेता रिप्रेजेंटेटिव चुन के जाते हैं। तो अगर गवर्नमेंट में कोई है, अगर वो उसको डिसीजन लेना है तो सबको एक साथ क्या करना पड़ेगा, सबसे कंसल्ट करना पड़ेगा, डिस्कशन करना पड़ेगा। अगर ज्यादा कंसल्टेशन हो रहा है, ज्यादा डिस्कशन हो रहा है, तो हमें लग सकता है कि उसमें डिले हो सकता है। किसी भी पॉलिसी मेकिंग में कोई पॉलिसी बनाना है, कोई भी कानून बनाना है, कोई भी गवर्न करना है, तो उसमें हमारा
डिले हो सकता है। तो ये हमारा थर्ड आर्गुमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी है। उसके बाद हमारा क्या होता है, इलेक्टेड लीडर्स डोंट नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ पीपल, इट लीड्स टू बैड डिसीजन। एक और क्या तर्क दिया जाता है, एक और क्या आर्गुमेंट दिया जाता है कि जो नेता हमारे चुन के जाते हैं उन्हें हमारे बारे में पता ही नहीं है कि हमारे लिए क्या अच्छा है, जनता के लिए क्या अच्छा, वो बस चुन के चले गए, पावर के दम पे, पैसे के दम पे, किसी और दम पे वो चुन के चले गए, लेकिन उन्हें पता ही नहीं है कि लोगों की प्रॉब्लम क्या है, लोगों की इश्यूज क्या है, और इसलिए उनसे बैड डिसीजन वो ले लेते क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि हमारे प्रॉब्लम्स क्या हैं, हमारे इश्यूज क्या हैं, तो उससे वो बैड डिसीजन भी ले सकते हैं। ये तो हमारा फोर्थ आर्गुमेंट इस तरह का दिया जाता है अगेंस्ट डेमोक्रेसी। उसके बाद क्या दिया जाता है, इट लीड्स टू करप्शन एज इट इज बेस्ड ऑन इलेक्टोरल कंपटीशन। ये मैंने आपको बता ही दिया कि हमें लगता है कि डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट करप्शन, भ्रष्टाचार। क्यों, ये इलेक्टोरल कंपटीशन है, सबको इलेक्शन में अपने आगे बढ़ना है, तो इलेक्शन में आगे बढ़ना है, पैसा लगेगा भैया, तो उसे करप्शन करना पड़ेगा। ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती है डेमोक्रेसी में। तो ये यहाँ हमारा फिफ्थ आर्गुमेंट इस तरह का दिया जाता है डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में। उसके बाद क्या कहा जाता है, ऑर्डिनरी पीपुल डोंट नो व्हाट इज गुड फॉर देम, दे शुड नॉट डिसाइड एनीथिंग। मतलब जनता, ऑर्डिनरी पीपुल मतलब सामान्य जनता, अगर कोई सामान्य जनता को यानी ऑर्डिनरी लोगों को ये नहीं पता है कि उनके लिए क्या अच्छा है, इसीलिए उनको डिसीजन लेने का पावर नहीं होना चाहिए, उनको अपना नेता चुनने का पावर नहीं होना चाहिए। क्योंकि डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है, ऑफ द पीपुल, बाय द पीपुल एंड फॉर द पीपुल। तो यहाँ लोगों को अपना हित के बारे में नहीं पता है। डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में जो आर्गुमेंट देते हैं वो कहते हैं कि नहीं, डेमोक्रेसी में ऑर्डिनरी लोगों को पता नहीं है कि हमारे लिए क्या अच्छा है, तो इसलिए जो रूलर जो चाहे वो डिसीजन ले ले, उनको ही ज्यादा अच्छा से पता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है। तो ये भी हमारा आर्गुमेंट दिया जाता है। ये सब आर्गुमेंट में कहीं ना कहीं थोड़ी मोड़ी सच्चाई है, डेमोक्रेसी में ऐसा होता है, कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा तो जरूर होता है ऐसा, लेकिन इतना होते हुए भी हम लोग क्या डेमोक्रेसी को बैड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं कह सकते। ये नहीं कह सकते कि डेमोक्रेसी हमारा बहुत बुरा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। उसके लिए हमें क्या देखना पड़ेगा, वी हैव टू सी द आर्गुमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के पक्ष में कौन कौन सी बातें रखी जा सकती है। ये जाहिर सी बात है कि हमारे जो डेमोक्रेसी है, इट इज नॉट अ मैजिकल सॉल्यूशन। ये कोई जादुई सॉल्यूशन नहीं है सारे प्रॉब्लम्स का कि भाई तुम डेमोक्रेसी ला दो अपने कंट्री में, तुम्हारे देश की पॉवर्टी खत्म हो जाएगी, पॉवर्टी खत्म हो जाएगी और शिक्षा खत्म हो जाएगी। ऐसी कोई भी बात नहीं है, ये मैजिकल सॉल्यूशन नहीं है। बट फिर भी ये बेटर देन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। और भी गवर्नमेंट जो अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो होते हैं डेमोक्रेसी के अलावा, क्या क्या हो सकते हैं, हमारे मोनार्की हो सकते हैं, डिक्टेटर हो सकते हैं। इन सबसे तो अच्छा ही है हमारा डेमोक्रेसी। क्यों अच्छा है डेमोक्रेसी, क्योंकि डेमोक्रेसी में हमारा मॉरली हमें खुद डिसीजन लेने का पावर मिलता है, जनता को खुद डिसीजन लेने का पावर मिलता है कि वो किसे चुने। तो ये हमारा सबसे मेन हमें मजबूती प्रदान करता है, हमें स्ट्रांगनेस फील करवाता है कि नहीं, हमें पावरफुल फील करवाता है कि नहीं, हम अपने खुद को खुद के द्वारा रूल कर रहे हैं, वी आर रूलिंग बाय आवरसेल्फ। उसके बाद हमारे आर्गुमेंट फॉर डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी के पक्ष में कौन कौन सी बातें रखी जाती है। पहला रखा जाता है, इट इज मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ये अकाउंटेबल, ज्यादा अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। अकाउंटेबल का मतलब जवाबदेही होती है उनको जनता की जो भी जरूरत है, जो भी इश्यूज हैं, उनको उसके प्रति रिस्पॉन्ड करना पड़ता है। इट मींस इन अ डेमोक्रेसी द रूलर्स हैव टू रिस्पॉन्ड टू नीड्स ऑफ पीपल। जनता की जो इश्यूज हैं उनको रिस्पॉन्ड करना पड़ता है, उनको रिस्पेक्ट करना पड़ता है। दूसरी, इसको समझने के लिए हम एक केस ऑफ चाइना देख सकते हैं। चाइना में क्या हुआ था, हमारा 1958 और 1961 के बीच में फेमाइन पड़ा था। फेमाइन मतलब अकाल पड़ा था, अकाल पड़ा था और बहुत सारे लोगों को खाना खाने के लिए नहीं मिल रहा था। बहुत लोग, करोड़ों लोग, 3-4 करोड़ लोग भूखे मर गए यहाँ पे इस फेमाइन में। 1958 और 1961 के बीच में बहुत सारे लोग मर गए। हमारा इंडिया उसी टाइम में, जबकि हमारा इंडिया उस टाइम इकोनॉमिकली चाइना से तो अच्छा नहीं था, अच्छा तो था नहीं, फिर भी हमारे इंडिया में ऐसा कोई भी फेमाइन नहीं आया। इकोनॉमिक कंडीशन बुरा रहते हुए भी ऐसा कोई अकाल नहीं पड़ा। इसके पीछे जो इकोनॉमिस्ट हैं या फिर पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, उनका क्या कहना है, उनका कहना है कि अगर चाइना में भी डेमोक्रेसी होती, या अगर मल्टी पार्टी गवर्नमेंट होती, चाइना में हमने क्या देखा था कि वन पार्टी गवर्नमेंट यानी चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ही डिसाइड करेगी कि वहां क्या कानून बनने चाहिए, क्या रूल होना चाहिए। और
तो हमने वहां देख लिया था। अगर तो यहाँ पॉलिटिकल साइंटिस्ट ने क्या बोला, उन्होंने बोला कि अगर वहां डेमोक्रेसी होती, अगर मल्टी पार्टी गवर्नमेंट होती, वहां अपोजिशन का रोल होता, यानी अपोजिशन का रोल मतलब वहां अगर अपोजिशन पार्टी होती तो वो सरकार के ऊपर क्या बना सकती थी, प्रेशर बना सकती थी कि नहीं जनता के लिए ये अच्छा है, आपको ये करना चाहिए। या फिर प्रेस अगर फ्री होता, यानी वहां का अगर मीडिया भी अगर फ्री होता, इंडिपेंडेंट होता, तो वो भी वहां पे प्रेशर बना सकती थी गवर्नमेंट पे कि आप ये अच्छा नहीं हो रहा है, आपको इस हिसाब से पॉलिसी बनाना चाहिए। तो यहां से हमें समझ में आता है कि रोल ऑफ अपोजिशन और रोल ऑफ प्रेस भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रेस मतलब मीडिया, ये दोनों का भी रोल इंपॉर्टेंट है ना डेमोक्रेसी। लेकिन चाइना में क्या था, ना तो अपोजिशन था, ना ही मीडिया फ्री था, मीडिया भी हमारा सेंसर्ड था। तो उससे वहां पे जो भी आवाजें हैं, जनता की आवाजें हैं, जनता के क्या इशू हैं, जनता की क्या प्रॉब्लम है, सिटीजन के क्या प्रॉब्लम है, वो वहां तक नहीं पहुंच पाती थी। और सरकार, वहां की पार्टी जो शासन कर रही थी, वो जैसे चाहे वैसे शासन कर रही थी। यहाँ से हमें पता चलता है कि डेमोक्रेसी इज मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी अगर होता तो वहां क्या होता, ये अपोजिशन वाले आके बोलते कि नहीं तुम्हें ये करना पड़ेगा, जनता के बीच में आवाज उठाती है। और ये हमारे प्रेस वाले यानी मीडिया वाले भी आवाज उठाते, उनको हाईलाइट करते कि नहीं यहाँ पे बुरा हो रहा है। तो इससे क्या होता, वो ज्यादा अकाउंटेबिलिटी बढ़ जाती है गवर्नमेंट की। क्यों, उससे उसकी छवि खराब होगी, किसकी, जो भी पावर में है। अगर वो अच्छा नहीं करते तो डेमोक्रेसी में क्या होता है, 5 साल, सपोज इंडिया में हमारा 5 साल का होता है, 5 साल और उसको हटा दिया जाएगा। तो इसलिए उसकी अकाउंटेबिलिटी बढ़ जाती है। जनता के जो भी नीड्स हैं, जो भी जरूरत है, उनके प्रति उनको जवाबदेही होती है, उनके प्रति उसको रिस्पॉन्ड करना पड़ता है। दूसरा क्या हमारा आर्गुमेंट फॉर डेमोक्रेसी दिया जाता है, इट इंप्रूव्स क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। ये हमारा डिसीजन मेकिंग की क्वालिटी को इंप्रूव करता है। कैसे डिसीजन मेकिंग की क्वालिटी को इंप्रूव करता है, क्योंकि डेमोक्रेसी में क्या होते हैं, बहुत सारे लोगों के बीच में कंसल्ट होते हैं और डिस्कशन होते हैं। तो बहुत सारे लोग के बीच में जब कंसल्टेशन और डिस्कशन होंगे तो सारे आदमी का दिमाग, पहले एक आदमी, अगर मोनार्की होगा तो एक आदमी, छोटे मंत्रिमंडल होते थे लेकिन फाइनल डिसीजन पावर किसमें होता था, उनका राजा के पास होता था या फिर डिक्टेटर के पास होता था। लेकिन डेमोक्रेसी में क्या है, वो जितने भी लोग रिप्रेजेंटेटिव चुन के गए वो सब एक साथ डिस्कस करते हैं, एक साथ कंसल्टेशन करते हैं। उससे क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा एक साथ 50 माइंड लग रहा है एक ही चीज पे, तो उसमें अगर कोई किसी भी तरह की मिस्टेक्स हैं वो निकल जाएगी और अच्छा से अच्छा डिसीजन हो पाएगा। तो उससे क्या हुआ, हमारा डिसीजन मेकिंग का क्वालिटी इंप्रूव हो गया। और इससे क्या होता है, हमारे गलतियां की चांस बहुत कम हो जाती है। इट रिड्यूसेस द चांस ऑफ रैश और इररिस्पांसिबल डिसीजन मेकिंग। जो भी इररिस्पांसिबल डिसीजन मेकिंग है उसके चांस कम हो जाते हैं। हमारा थर्ड आर्गुमेंट क्या दिया जाता है फॉर द डेमोक्रेसी, इट प्रोवाइड्स अ मेथड टू डील विद डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट। इसका मतलब, सपोज इसको पहले समझने के लिए, हमारा देश भारत है, हमारे इंडिया में कितनी ज्यादा सोशल डाइवर्सिटी है, यहाँ बहुत विविधता भरी देश है हमारी, यहाँ अलग अलग डाइवर्स ग्रुप रहते हैं। अगर अलग अलग डाइवर्स ग्रुप रहते हैं तो अगर कोई मेजोरिटी में, मान के चलिए कोई पावरफुल है, कोई ज्यादा पावरफुल है, वो अगर जो लेस पावरफुल है, जो वीक है, उसको अगर दबाना चाहे तो वो दबा सकता है। लेकिन डेमोक्रेसी में क्या होता है हमारा, नो वन इज परमानेंट विनर और परमानेंट लूजर। इसका मतलब हमारे डेमोक्रेसी में कोई भी ना परमानेंट विनर है ना ही कोई परमानेंट लूजर है। क्यों, क्योंकि हर एक 5 साल बाद इंडिया में उसको चेंज किया जा सकता है। अगर हर एक 5 साल में चेंज किया जा सकता है, इट मीन्स कोई भी जीत सकता है और कोई भी हार सकता है। इसका मतलब अगर एक समय कोई पावरफुल है, इसका मतलब दूसरे टाइम वो वीक हो सकता है। अगर एक बार पावरफुल बन तो गया, लेकिन अगर जनता उसे नहीं पसंद करेगी तो वो हमारे अगले बार लूज भी कर सकता है। तो हम लोग, ये हमें क्या करता है, इट प्रोवाइड्स मेथड टू डील विद डिफरेंस एंड कॉन्फ्लिक्ट। और हमें क्या होता है, हमारी इतनी डाइवर्सिटी होने के बावजूद भी हमें सबको एक साथ मिला के रखता है, हमें यूनाइट करके रखता है। तो क्या डिफरेंट ग्रुप्स कैन लिव विद वन अनदर पीसफुली। डेमोक्रेसी के वजह से अलग अलग ग्रुप के लोग जो हैं वो पीसफुली रह सकते हैं। ये क्यों रह सकते हैं, क्योंकि हमारा डेमोक्रेसी में पावर शेयरिंग अरेंजमेंट बहुत अच्छा होता है। जो पावर है उसको अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, जिसके बारे में आप लोग क्लास 10th में पढ़ोगे कि व्हाट आर पावर शेयरिंग अरेंजमेंट इन आवर कंट्री। तो उसके वजह से पावर शेयरिंग अरेंजमेंट, पावर को अलग अलग जगह बांटा जाता है, तो उससे हमारे डाइवर्सिटी के बीच में एकोमोडेशन आ जाता है। एकोमोडेशन का मतलब होता है सामंजस्य, सबको एक साथ मिला के देखा जाता है। कहाँ, हमारे डेमोक्रेसी में। फिर हमारा फोर्थ क्या कहता है, इट इनहैंसेस डिग्निटी ऑफ सिटीजन।
ये सिटीजन यानी जनता हमारी खुद की डिग्निटी, हमारे खुद की प्रतिष्ठा, हमारी सेल्फ प्रतिष्ठा जो एक होती है उसको वो बढ़ाता है। कैसे बढ़ाता है? कैसे बढ़ाता है? क्योंकि इट इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इक्वालिटी। डेमोक्रेसी का मतलब ही क्या होता है? मैंने बताया था फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी में, पॉलिटिकल इक्वालिटी। इसका मतलब चाहे कोई गरीब हो चाहे कोई अमीर हो, सबकी वोट की वैल्यू बराबर है, सबका बराबर डिसीजन है इन चूजिंग द रूलर। अपने रूलर को, अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनने में उनका बराबर इक्वल हक है। इसका मतलब ये नहीं कि जो ज्यादा पावरफुल है या कोई ज्यादा पढ़े लिखे हैं या फिर वो ज्यादा अमीर हैं, इसका मतलब ये नहीं कि उनका वोट का वैल्यू ज्यादा होगा, उसका वैल्यू ज्यादा होगा, लेकिन सबका वैल्यू बराबर होता है। इससे हमारा क्या हुआ? डिग्निटी ऑफ सिटीजन होता है, हमारे अंदर की प्रतिष्ठा बढ़ती है। गरीब को ये नहीं लगेगा कि हम लोग नीचे दबे हुए हैं, हमें मौका नहीं मिल रहा है, हम अपने रूलर को नहीं चूज कर पा रहे हैं। तो इससे क्या हुआ? हमारा डिग्निटी ऑफ सिटीजन इनहेंस हो गया। और इससे एक और चीजें आती है, पीपुल आर नॉट सब्जेक्ट्स ऑफ रूलर। इसका मतलब यहाँ क्या होता है? हमारे जो जनता होती है वो रूलर के यानी शासक के प्रजा नहीं होती है, बल्कि दे आर रूलर देमसेल्फ। वो खुद ही रूलर है, क्योंकि हम खुद ही चूज कर रहे हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव को। हम खुद ही रिप्रेजेंटेटिव को चूज कर रहे हैं, इसका मतलब हम खुद डिसीजन ले रहे हैं कि हमारे लिए क्या पॉलिसी बनाई जाएगी। इसका मतलब हम खुद ही राजा हैं, हम प्रजा नहीं हैं। दूसरा, इट अलाउज अस टू करेक्ट इट्स ओन मिस्टेक। ये हमें अपने खुद के मिस्टेक को करेक्ट करने में मदद करता है। कैसे मदद करता है? सपोज हमने कोई ऐसा सरकार चुन लिया, हमने कोई ऐसा लीडर चुन लिया, हमने कोई ऐसा रिप्रेजेंटेटिव चुन लिया जो हमारे लिए काम नहीं कर रहा है। बाद में हमें लगेगा यार हम तो बहुत बड़ा मिस्टेक कर दिए, यार इसको चुन के बहुत बड़ा मिस्टेक कर दिए। लेकिन डेमोक्रेसी में क्या होता है? हर एक 5 साल बाद, अगर इंडिया की बात करें तो हर एक 5 साल बाद हम उसे बदल सकते हैं। तो इसका मतलब अगर हम उसे बदल सकते हैं, इट मीन्स वी कैन करेक्ट आवर मिस्टेक। हम लोग अपना मिस्टेक को सही कर सकते हैं। अब अगर कैसे कैसे मिस्टेक को सही कर सकते हैं मैंने बता ही दिया। आइदर द रूलर्स हैव टू चेंज देयर डिसीजन। रूलर ने जो डिसीजन लिया है उसको या तो डिसीजन को चेंज करना पड़ेगा। कैसे? या तो प्रेशर ग्रुप यानी जनता होगी, वो मूवमेंट करके, आंदोलन करके सरकार के ऊपर प्रेशर बना सकती है, जिससे सरकार जो उन्होंने अगर कुछ गलत डिसीजन लिया है तो उसे उन्हें चेंज करना पड़ेगा। या फिर क्या हो सकता है? हम रूलर को भी चेंज कर सकते हैं, जो शासक है यानी कि अगर लीडर्स हैं उनको भी चेंज कर सकते हैं, क्योंकि हमें मौका मिलता है इंडिया में हर एक 5 साल पे मौका मिलता है कि हम उन्हें चेंज कर सकते हैं। इसका मतलब चेंज कर सकते हैं। अगर हमने खुद मिस्टेक किया था, ये गलत है, तो हम लोग उसको सही करके अच्छे रूलर को वहां बैठा सकते हैं। नो गारंटी ऑफ नो मिस्टेक इन एनी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। किसी भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में मिस्टेक ना होने की कोई गारंटी नहीं है कि भाई ये डेमोक्रेसी है तो यहाँ मिस्टेक होगा ही नहीं होगा, या फिर हमारा मोनार्की है तो यहाँ मिस्टेक नहीं होगा। ऐसा कोई बात नहीं है, मिस्टेक कहीं भी हो सकती है। लेकिन हमारा डेमोक्रेसी क्या करता है? हमें अपने मिस्टेक को सुधारने में मदद करता है। तो आई होप कि आपको अगेंस्ट डेमोक्रेसी और फॉर डेमोक्रेसी समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से आप लोग खुद ही डिसाइड करके बताओ क्या डेमोक्रेसी अच्छा है या बुरा है। आपको लगेगा कि नहीं, डेमोक्रेसी ज्यादा अच्छा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ये आइडियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है कि भाई डेमोक्रेसी ला दो, सारी परेशानी, सारी कठिनाइयां दूर हो जाएगी, गरीबी खत्म हो जाएगी और शिक्षा खत्म हो जाएगी, सब कुछ खत्म हो जाएगी, हमारा देश कल्याण करेगा। ऐसा कोई बात नहीं। दिस इज नॉट द आइडियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, बट इट इज द बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देन एनी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। किसी दूसरे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से तो जरूर बेटर है ना ये, क्योंकि अगर हमारा सपोज डिक्टेटर होगा, डिक्टेटर तानाशाह होगा, तो वहां हमें अपने कहने का कोई हक नहीं होगा, वो जैसे चाहे वैसे रूल करेंगे। तो यहाँ हमारा डिग्निटी खराब हुआ ना, हमारा डिग्निटी लूज हुआ, सारी चीजें हुई। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमारा डेमोक्रेसी कितना अच्छा चीज है, लोकतंत्र कितना अच्छा चीज है। आप लोगों को फॉर और अगेंस्ट समझ में आ गया फॉर द डेमोक्रेसी। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का और ब्रॉडर मीनिंग क्या होता है? हमने अभी तक डेमोक्रेसी के बारे में क्या पढ़ा? गवर्नमेंट से रिलेटेड ही पढ़ा कि वहां के रूलर कैसे होंगे, गवर्नमेंट कैसे काम करेगी, गवर्नमेंट क्या पॉलिसी बनाएगी, इन सब चीजें के बारे में पढ़ा। लेकिन हमारा जो डेमोक्रेसी है दैट कैन बी अप्लाइड टू एनी स्फीयर ऑफ लाइफ, यानी हमारे जीवन में, हमारे रियल लाइफ में कहीं भी उसको डेमोक्रेसी को अप्लाई कर सकते हैं। सपोज कि आप किसी क्लासरूम में हो, क्लासरूम में कोई एक क्लास है जिसमें आपको कहा जा रहा है कि आपको बोलने का हक है, आपको क्वेश्चन पूछने का हक है, यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन। और एक कोई दूसरा क्लास है
जहाँ आपको कहा जा रहा है नो यू कांट आस्क क्वेश्चन, तुम कोई सवाल नहीं पूछ सकते हो, तुम्हें जो मैं बोलूंगा वही करना पड़ेगा। तो आप अब डिस्टिंग्विश कर लोगे कि एक कौन डेमोक्रेटिक है, कौन डेमोक्रेटिक नहीं है। और यहाँ से हमें और भी क्या हम लोग स्फीयर ऑफ लाइफ में देख सकते हैं एग्जांपल, जैसे हमारे कोई फैमिली है, हम लोग फैमिली में हम लोग कह सकते हैं कि हमारा फैमिली बहुत ज्यादा डेमोक्रेटिक फैमिली है, क्योंकि हम लोग यहाँ अगर कोई भी डिसीजन लेते हैं तो सबको हम लोग कंसल्ट करते हैं, हम लोग सब एक दूसरे से पूछते हैं कि हमारे लिए क्या अच्छा होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, सबके साथ कंसल्टेशन एंड डिस्कशन हुआ। जब कंसल्टेशन एंड डिस्कशन हुआ सबके साथ, जिनके ऊपर भी जो रूल लागू होंगी, तो इससे क्या हुआ, वो उसको हम लोग डेमोक्रेटिक कह सकते हैं। यही हमारा ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी बस हमारा गवर्नमेंट तक सीमित नहीं है, ये हमारे रियल लाइफ में हर एक जगह इसे हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। डेमोक्रेसी के कॉन्सेप्ट को हमारा चैप्टर यहीं एंड होता है, और अगले नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, विल डू सम क्वेश्चन, हम लोग कुछ क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे जो कि आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, और मैंने जो कुछ भी पढ़ाया है उसका नोट्स along with previous year questions, NCERT solution and many more resources you can download it from our website edujiva.com। तो थैंक यू दोस्तों, बाय। और हमारे चैनल एडुजीवा को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। बाय।